जी स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था जिसपे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ जनरल जो रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं उनमें से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोडक्शन रूल है, सिमेंटिक नेटवर्क है और डिस्क्रिप्शन लॉजिक है। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो है इनकी सब डोमेन्स भी हैं यानी सब कैटेगरीज भी हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो आज जो है ये प्रोपोजिशनल लॉजिक को ये जो ऊपर वाली है फर्स्ट, एक तो मैं ये जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है इसको हम स्टार्ट कर लेंगे कि इसको इसकी जो है वो ब्रीफली इसको देखेंगे कि हम प्रोपोजिशनल लॉजिक किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है पहले जो इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो देख लें। जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की है तो इट इज अ लैंग्वेज विद अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन गाइडेड बाय सर्टेन कंक्रीट रूल्स। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखें कि जब किसी लैंग्वेज की बात हो तो वो लैंग्वेज, कोई भी जो लैंग्वेज है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो इस ये वाली जो लैंग्वेज है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंक्रीट रूल्स एंड रेगुलेशन है। यानी इस लैंग्वेज में अगर हम कम्युनिकेशन करें तो वो बिल्कुल अनएम्बिगुअस होती है, उसमें एम्बिगुइटी नहीं होती किसी भी तरह की। ये इस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में एलैबोरेट की हुई हैं। इट इज अ लैंग्वेज विद अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन गाइडेड बाय सर्टेन कंक्रीट रूल्स। ठीक है, इसका जब मैं थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसमें एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप थ्योरी में कुछ कंसेप्ट आपको समझ ना आए तो कोई इशू नहीं है, जब मैं इसकी एग्जांपल्स पे जाऊंगा तो तब अगर कोई कंसेप्ट ऐसा हुआ जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी पे इसकी आपने तवज्जो देनी है। तो आपको जो अब जब हम इसकी एग्जांपल पे जाएंगे ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की तो ये चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ लैंग्वेज विद अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन गाइडेड बाय सर्टेन कंक्रीट रूल्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन के बाद इसके जो रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि रूल्स इसके क्या हैं। ठीक है, तो अ लैंग्वेज विद कंक्रीट रूल्स, इसमें क्या होता है, इसमें नो एम्बिग्विटी इन रिप्रेजेंटेशन, यानी जब आप इसको इसमें कोई चीज राइट कर रहे होंगे तो उसमें एम्बिग्विटी बिल्कुल नहीं होगी, विदाउट एम्बिग्विटी होगी। अलाउज अनएम्बिगुअस अनएम्बिगुअस कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग, जो कम्युनिकेशन है उसमें किसी भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं आएगी। वेरी अनलाइक नेचुरल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। इसका मतलब है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं इससे ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद मैनी वेज टू ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेज, अ स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट लॉजिक्स। लॉजिक यानी इस लैंग्वेज की बात हो रही है, एंड परहैप्स डिफरेंटली इन सेम लॉजिक, और एक ही स्टेटमेंट को, जो इंग्लिश स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, हम उसको डिफरेंट लॉजिक के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक्सप्रेसिवनेस की बात करें लॉजिक की, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हाउ मच वी कैन से इन दिस लैंग्वेज, यानी कोई भी लैंग्वेज है उसकी एक्सप्रेसिवनेस से मतलब ये होता है कि हम उस लैंग्वेज में उसको कितना एलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे आपकी प्रेजेंटेशन हो रही हो तो आपसे कहा जाए कि आपने जस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन यूज करनी है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो आप देखेंगे आपकी एलेबोरेशन कम हो जाएगी, आप अपनी प्रेजेंटेशन को कम एलेबोरेट कर सकेंगे। वजह क्या है कि उसकी उस लैंग्वेज पे आपकी उतनी ग्रिप नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने उर्दू में प्रेजेंटेशन देनी है तो आप उसको ज्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सप्रेसिवनेस क्या है उस लैंग्वेज की। ठीक है, दूसरा इसमें जो मेजर पॉइंट आपने नोट करना है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, इस जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और जो लॉजिकल रीजनिंग है इन दोनों को आपस में अपने कंफ्यूज नहीं करना। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और और चीज है और लॉजिकल रीजनिंग डिफरेंट चीज है। लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रीवियस जो हमारे पास नॉलेज है उसकी बेस पे नई रीजन जो है वो नया नॉलेज जनरेट कर रहे हैं उसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। लेकिन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं इस लैंग्वेज में जो कि लॉजिकल लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, लॉजिक्स आर लैंग्वेजेस, रीजनिंग इज अ प्रोसेस, यानी ये दोनों में डिफरेंस है मेजर, कि जो लॉजिक्स है ये एक लैंग्वेजेस है, एक लैंग्वेज को कहते हैं, और रीजनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। जैसे वो प्रोसेस था कि हमने समवन टॉम्स लव इज कमिंग टू द पार्टी, वो हमने थर्ड सेंटेंस जनरेट किया था,
तो हमने थ्रू लॉजिकल रीजनिंग की ही उसको जनरेट किया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अगर हम लॉजिकल लैंग्वेज की सिंटैक्स की बात करें तो इसमें सिंटैक्स बिल्कुल वही होगा, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग लीगल सेंटेंसेस इन द लॉजिक। ये जो लॉजिक लैंग्वेज है उसमें लीगल सेंटेंस जनरेट करने के लिए जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। विच सिंबल्स वी कैन यूज, इंग्लिश लेटर्स, पंक्चुएशन। अब इसमें क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हम किसी एक इंग्लिश स्टेटमेंट के लिए कोई एक लेट सपोज लेटर पी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें विच सिंबल्स वी कैन यूज, इंग्लिश लेटर या पंक्चुएशन, यानी इसमें हमने ये भी देखना है कि हम कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक्स की अगर बात करें कि इसके मीनिंग्स कैसे, हाउ वी इंटरप्रेट रीड सेंटेंस इन द लॉजिक, कि जैसे कि इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है कि टुडे इज सनी डे, तो ये हम इंग्लिश में इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, लेकिन ये जो लॉजिकल लैंग्वेज है इसमें हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। असाइन द मीनिंग्स टू ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस को हम एक मीनिंग कैसे असाइन करेंगे। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक ऐड की है मैंने, ऑल लेक्चरर्स आर 7 फुट टॉल, ठीक है। ये क्या है, ये एक वैलिड सेंटेंस है, ठीक है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग सेमेंटिक, और हम इसके मीनिंग को भी समझ सकते हैं। इसी को अब हम लॉजिक में हमने इसकी जो है वो सिमेंटिक जो है उनको कैसे एलेबोरेट करना है, ठीक है, वो हमने देखना है इसमें, ठीक है। तो वो अभी जो पहले मैंने आपको बताई वो मैंने आपको जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको डिफाइन किया। अब आपको याद होगा कि जो स्लाइड थी उसमें लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की दो टाइप्स थी, एक को हमने कहा कि प्रोपोजिशन लॉजिक और दूसरी को हमने कहा प्रेडिकेट या फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है। तो जो इसकी मेन इसका जो प्रोपोजिशन लॉजिक जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको एलेबोरेट करने के बाद अब इसकी जो सब कैटेगरी है प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसको मैं एलेबोरेट करने जा रहा हूँ। तो प्रोपोजिशन लॉजिक क्या है, इसको हम पीएल भी लिखते हैं, इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक की सिंपलेस्ट फॉर्म है वेयर ऑल स्टेटमेंट्स आर मेड बाय प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन आपको पता है, मैंने एलेबोरेट किया था कि प्रोपोजिशन क्या होती है, एक डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोपोजिशन इज डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इट इज अ टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्म, यानी जो हमारे पास डिक्लेरेटिव नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट करने की ये टेक्निक है जिसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें हर जितनी भी स्टेटमेंट है वो प्रोपोजिशन से बनी हुई है, ठीक है। इससे पहले कि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो, हम सर जो है यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। इन दिस लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट होल प्रोपोजिशन या फैक्ट, पूरी जो हमारी प्रोपोजिशन है उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं और फिर उस सिंबल के ऊपर हम डिफरेंट मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल डी है, तो डी मीन्स हम कहते हैं क्या है, असलम इज डेड। ये हमने एक सिंबल असाइन कर दिया इस प्रोपोजिशन को जो कि या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोपोजिशन लॉजिक कैन बी कनेक्टेड यूजिंग बूलियन कनेक्टिविटीज टू जनरेट सेंटेंसेस विद मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग, ठीक है। अब देखें ये हमने इस पूरी ये जो इतनी स्टेटमेंट थी उसको हमने एक सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जो मल्टीपल इसमें जो स्टेटमेंट होंगी जिनको हम इस तरह से सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जनरेट करने के लिए जो हमारे पास बूलियन कनेक्टिविटीज हैं इनके थ्रू हम क्या करेंगे, जनरेट कर सकते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास प्रोपोजिशन है। अब बूलियन कनेक्टिविटीज क्या है, जिसमें हम एंड कहते हैं और कहते हैं या फिर हम इफ देन एल्स, ये सारी बूलियन कनेक्टिविटीज है। ये बूलियन कनेक्टिविटीज में मैं आपको फर्दर जो है आने वाली ये स्लाइड उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर हम इसके प्रोपोजिशन लॉजिक के सिंटैक्स की बात करें तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैंने आपको जो है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के सिंटैक्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली जो हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक है उसके सिंटैक्स की बात हो रही है, ठीक है। और इसके सिंटैक्स में क्या चीज हम एलेबोरेट करते हैं कि हम जो अलाउड अलाउड
हमारे पास सेंटेंसेस है फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की प्रोपोजिशन अलाउड है। एक को हम कहते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशन और दूसरी को हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देख लें। एटॉमिक प्रोपोजिशन कौन सी होती है? जो एक सिंगल प्रोपोजिशन के ऊपर बेस कर रही होती हैं। ठीक है, दीज आर द स्टेटमेंट विच मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स, और इनका जो रिजल्ट है या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। जैसे यहाँ पे 2 + 2 = 4 है, इट इज एन एटॉमिक प्रोपोजिशन, ये एक सिंगल प्रोपोजिशन है और ये ट्रू है, एक ट्रू फैक्ट है। इसी तरह द सन इज कूल, ये एक फॉल्स फैक्ट है। ठीक है, इट इज आल्सो प्रोपोजिशन, इट इज अ फॉल्स फैक्ट। तो इस तरह की जो सिंगल स्टेटमेंट प्रोपोजिशंस हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशन। और जैसे यहाँ पे 2 + 2 = 4 है, तो इस तरह की प्रोपोजिशन को एटॉमिक प्रोपोजिशन कहेंगे। दूसरी जो कैटेगरी की हमने बात की वह कंपाउंड प्रोपोजिशंस। तो कंपाउंड प्रोपोजिशंस कौन सी हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय combining simpler or atomic proposition using parentheses and logical connectivities। यानी इसमें क्या करते हैं हम, एक से ज्यादा जो अटोमिक प्रोपोजिशंस हैं, जो सिंगल प्रोपोजिशन है, उनको ज्वाइन करके ज्यादा कम्प्लेक्स प्रोपोजिशन बना सकते हैं, उसको फिर हम कहते हैं कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। जैसे यहाँ पे है इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, ये इसका एक पार्ट है और उसको फिर हमने एक बुलियन कनेक्टिविटी जैसे एंड मैंने बताया, एंड को यूज करते हुए हमने कहा ना स्ट्रीट इज वेट। ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट। इस तरह की जो प्रोपोजिशंस हैं उनको फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है, दोबारा देख लें, ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग सिंपलर आर एटॉमिक प्रोपोजिशन। यानी जो सिंपलर प्रोपोजिशंस हैं उनको ज्वाइन करके हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। जैसे ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है और ये भी एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिविटी की बात हो रही है वो इसी की बात हो रही है, ये जो एंड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अब लॉजिकल कनेक्टिविटीज अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज आखिर होती क्या है। आल्दो आपने पहले देखी हुई है लेकिन क्विकली मैं आपको इनको एलेबोरेट भी कर देता हूँ। तो ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज हैं हमारे पास यहाँ पे इस स्लाइड में। तो लॉजिकल जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो या तो फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है। प्रोपोजिशनल सिंबल्स, यानी हम किसी भी प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे पी, क्यू और एटसेट्रा। ये एटॉमिक सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। फिर हम रैप करने के लिए इस रैपिंग पैरेंथेसिस यूज करेंगे और जो सेंटेंसेस हमने जनरेट किए उनको कंबाइन करके हम जो है वो कनेक्टिव्स को यूज करेंगे। जैसे एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे और इसको हम बोलेंगे एंड या फिर इसको कंजक्शन कहेंगे। और के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। इसी तरह इम्प्लाइज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे और इसको इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल कहते हैं। इक्विवेलेंट के लिए हम ये जो डबल एरो साइन है इसको यूज करते हैं या फिर इसको हम बाई कंडीशनल कहते हैं। और नेगेशन के लिए या फिर नॉट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैंने एक टेबल ऐड किया हुआ है जिसमें हर एक जो हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव है उसको एलेबोरेट किया है। जैसे यहाँ पे ये एंड है, इस एंड की अगर बात करें तो ये जो एंड है इसको अगर वर्ड में लिखे तो ए एंड डी के साथ लिखते हैं। टेक्निकल टर्म इसके लिए कंजक्शन है और इसकी एग्जांपल है जैसे ए एंड बी। ठीक है, यानी इन दोनों में अगर एक भी फॉल्स होगा तो इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगी। दूसरे हमारे पास ये और की एग्जांपल है, इंग्लिश में इसको ओ आर से लिखते हैं और टेक्निकल टर्म इसके लिए है डिसजंक्शन और इसको हम राइट करने के लिए ए और बी लिखते हैं। इसी तरह इम्प्लाइज है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम एरो का साइन यूज करते हैं जो राइट हैंडेड होता है और इसको वर्ड में हम इम्प्लाइज कहते हैं। टेक्निकल टर्म है इसकी इम्प्लीकेशन और इसको हम ए देन बी के तौर पे हम इसको राइट डाउन करते हैं। इसी तरह इफ एंड ओनली इफ या कनेक्टिव सिंबल, इसके लिए ये जो डबल साइन एरो मैंने आपको बताया, डबल एरो जो साइन है ये वाला यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ।
ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इसको वर्ड में हम अगर बोलें तो इसको इफ एंड ओनली इफ कहेंगे, और अगर हम इसकी टेक्निकल टर्म देखें तो इसको बाई कंडीशनल कहते हैं, और इसको राइट करने की एग्जांपल ये है। ठीक है। उसके अलावा नॉट और या फिर हम इसको अगर नॉट कहें सिंपल, तो इसकी वर्ड में हम नॉट लिखते हैं। नेगेशन के लिए टेक्निकल टर्म इसकी नेगेशन है, और एग्जांपल इसकी है कि हम ये ए के साथ अगर ये वाला सिंबल लगा दें तो इसका मतलब है ए नॉट, और बी के साथ ये सिंबल लगा दें तो इसका मतलब है और बी नॉट। ठीक है। अब ये वाला जो टेबल है, ये आप जहन नशीन कर लें इस टेबल को। अगर आपको किसी सिंबल का वर्ड में मीनिंग भूल जाता है, टेक्निकल टर्म भूल जाती है, तो आपने फौरन इस स्लाइड पे आना है और यहाँ से इसकी जो टेक्निकल टर्म है वो देख लेनी है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था एग्जांपल्स की, कि आपको थ्योरी में अगर कंफ्यूजन हो, थ्योरी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं एट द एंड। उन एग्जांपल्स पे जाके आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक सेंटेंस कि जो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल करके देख लेते हैं कुछ। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है इंग्लिश की। ठीक है। ये स्टेटमेंट है इंग्लिश की, या एक प्रोपोजिशन कह रहे हैं। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड देन इट इज रेनिंग। ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ठीक है। और इसको अगर हम प्रोपोजिशन लॉजिक के साथ रिप्रेजेंट करें तो हम इसको पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं, इफ P एंड Q देन R। ठीक है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली और ये नीचे जो है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। कैसे? ये हमारे पास प्रोपोजिशन है, और यहाँ पे हमने उसको प्रोपोजिशन लॉजिक में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। आप देखें, ये इतने ज्यादा जो सेंटेंसेस, जो वर्ड हैं, जो करेक्टर हैं, उनको हमने सिंपल एक प्रोपोजिशन लॉजिक के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका मीनिंग समझ लें। क्यू, इफ क्यू देन पी, इसका मतलब है इट इज ह्यूमिड देन इट इज हॉट। ठीक है। तो इसमें अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इफ इट इज ह्यूमिड देन इट इज हॉट, तो ये वाली जो ऊपर एक आपको नजर आ रही है, ये वाली प्रोपोजिशन लॉजिक, ये इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। जिसमें हमने इसको भी यूजिंग हमने क्या किया, जो हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिविटीज हैं और जो बुलियन कनेक्टिव्स हैं उनको यूज करके हमने ये सेंटेंस जनरेट किया। जैसे यहाँ पे ये सिंपल है, इट इज ह्यूमिड, तो हम इट इज ह्यूमिड को क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। वी आर फ्री टू चूज बेटर सिंबल्स बिटवीन, कि हम ये जो सिंबल यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपको, मैं दोबारा से बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये जो इतनी स्टेटमेंट है, इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, इसके लिए हम इतने ये वाले जो सिंबल हैं वो यूज कर सकते हैं। यानी पी के लिए हम कहते हैं इफ इट इज हॉट, एंड के लिए हमने क्या किया, ये एंड का जो सिंबल है यहाँ पे इसको यूज कर लिया, और ह्यूमिड के लिए हमने यहाँ पे ये क्यू का सिंबल जो है वो यूज कर लिया। ठीक है। उसके बाद देन जो है उसके लिए हमने ये जो इम्प्लाइज का सिंबल था इसको हमने यूज कर लिया, और इट इज रेनिंग को हमने रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू आर। ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है इन प्रोपोजिशन लॉजिक। इसी यही बात यहाँ पे हो रही है कि हम किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इट इज हॉट इक्वल टू एच ओ है, यानी अगर एच ओ है तो इसका मतलब है इट इज हॉट। इसके बाद इट इज ह्यूमिड, तो अगर एच यू है तो इसका मतलब है इट इज ह्यूमिड। ठीक है। इसी तरह इट इज रेनिंग है तो इसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो एक कंसाइज सी यहाँ पे डेफिनेशन है प्रोपोजिशन लॉजिक की, ये आप देखें कि सिंपल लैंग्वेज फॉर शोइंग की आइडियाज एंड डेफिनेशन, यूजर डिफाइन द सेट ऑफ प्रोपोजिशनल सिंबल। यानी एक सिंपल लैंग्वेज है जिसके साथ हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूजर डिफाइन सेट ऑफ प्रोपोजिशनल सिंबल, अब यूजर ने ही डिफाइन करना है कि उसने पी को कौन सी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है, और क्यू को किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने यूज करना है। ठीक है।
यूजर डिफाइंड सिमेंटिक्स ऑफ ईच प्रोपोजिशनल सिंबल, यानी ये सिमेंटिक्स उसके मीनिंग भी यूजर ने ही डिफाइन करने हैं। जैसे हमने कहा कि हम यूज कर लेते हैं P मीन्स इट इज हॉट, Q मीन्स हम कहते हैं इट इज ह्यूमिड, ETC। इसी तरह जो बाकी सिंबल्स हैं उनको हमने अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक आपको हो याद होगा कि जो हमारे पास डिस्क्रीट मैथ है या DLD है उसमें ट्रुथ टेबल हम यूज करते थे अपना फाइनल जो रिजल्ट है उसको डिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे वही जो ट्रुथ टेबल्स हैं जो हम प्रोपोजिशन लॉजिक में यूज करते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो यहाँ पे यूज की हुई है। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोजिशन P है और यहाँ पे हमने फॉर नेगेशन का जो सिंबल है वो यूज किया कि अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसको नेगेट कर दें तो वो फॉल्स हो जाती है, सिंपल सी बात है। और अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको हम नेगेट करते हैं तो वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। जो कंजक्शन है उसका जो ट्रुथ टेबल ये है कि अगर हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक को हम कहते हैं Q और एक को हम कहते हैं P, तो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो कैसे होंगी कंजक्शन के लिए, ठीक है। कंजक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हों, कंजक्शन एंड भी कहते हैं जिसको, तो अगर दोनों ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट आता है ट्रू, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो हमारा रिजल्ट आता है फॉल्स। अगर फर्स्ट फॉल्स हो और सेकंड ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। कंजक्शन या फिर इसको एंड भी कहते हैं। अगर दोनों फॉल्स हो तो हमारा रिजल्ट फिर भी फॉल्स होगा। इसका ट्रुथ टेबल ये है। डिसजंक्शन के लिए या फिर जिसको हम और कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम इस सिंबल के साथ राइट डाउन करते हैं, उसकी ट्रुथ टेबल देख लें कि अगर P जो प्रोपोजिशन है वो भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो तो रिजल्ट हमारा फिर भी ट्रू ही होगा। अगर ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और दोनों फॉल्स होंगी तो ही इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। उसके बाद जो ट्रुथ टेबल है वो इम्प्लीकेशन के लिए है या फिर देन के लिए है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर पहली वाली प्रोपोजिशन हमारी ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड वाली फॉल्स हो अगर तो फिर हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाली फॉल्स हो तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट। इसी तरह ये वाला जो फर्स्ट वाली फॉल्स हो और सेकंड वाली भी फॉल्स हो तो रिजल्ट हमारा ट्रू ही होगा। ये ट्रुथ टेबल्स हैं कुछ, आल्दो कि ये आपको वैसे भी पता होने चाहिए, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इनको स्लाइड्स में ऐड कर दिया है ताकि जब आप अब इसको करने लगें तो आपको इसमें डिफिकल्टी ना आए। इसी तरह बाई कंडीशनल जो है, इफ एंड ओनली इफ जिसको हम कहते हैं और जिसके लिए हम डबल एरो साइन यूज करते हैं, उसमें आप देख लें कि ये ट्रू तब होती है जब दोनों ट्रू हों या फिर दोनों फॉल्स हों। तो फिर इन दोनों कंडीशन में ये वाली जो हमारे पास कनेक्टिव है ये ट्रू होता है। एल्स अगर इन दोनों में एक भी फॉल्स हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है, ठीक है। अब ये कनेक्टिव्स जो है अगर इनके लिए आप कम्प्लेक्स एक चाह रहे हैं तो ये ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। ये काफी कम्प्लेक्स ट्रुथ टेबल है। अगर आप इसको देखें तो यानी ये हमारे पास P एक प्रोपोजिशन है और एक Q प्रोपोजिशन है, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमने P के ऊपर नेगेशन अप्लाई की, फिर P एंड Q के ऊपर हमने एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर P और Q के हमने ऊपर और का ऑपरेशन अप्लाई किया, और फिर हमने P इम्प्लाइज Q के ऊपर ये देन का ऑपरेशन अप्लाई किया, और उसके बाद ये जो हमारे पास एंड वाला बाई कंडीशनल था उसको अप्लाई किया। तो ये ट्रुथ टेबल इस तरह का आप भी जनरेट कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर यूज होते हैं कुछ, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसमें है। सबसे पहली जो प्रेसिडेंस है उसमें ये पैरेंथेसिस की है कि अगर पैरेंथेसिस हो तो वो सबसे पहले ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास नेगेशन की है कि अगर एक हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट में नेगेशन है तो उसका पहले इंप्लीमेंट हो जाएगी। थर्ड जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास एंड की है। फोर्थ जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास और की है, और जो फिफ्थ प्रेसिडेंस है वो हमारे पास इम्प्लीकेशन की है, और जो सिक्स प्रेसिडेंस है वो हमारे पास बाई कंडीशनल की है। ये ऑपरेटर यानी ये जो हमने कनेक्टिविटीज देखी उनकी ये प्रेसिडेंस की बात हो रही है, ठीक है।
एंड पे मैं एक एग्जांपल ऐड कर लेता हूँ और ताकि मैं इसको सम अप कर सकूं। तो यहाँ पे है कि अगर व्हेन पी देन क्यू, ये ट्रू कब होगा, ठीक है। चेक ऑल दैट अप्लाई, ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पी है, देन का सिंबल है उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद ये क्यू है, तो ये ट्रू किस सेंस में होगा। अब इसको आंसर करने के लिए जरूरी है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब इसको आंसर करने के लिए जरूरी है कि आपको वो जो ट्रुथ टेबल अभी मैं एलेबोरेट करके आया हूँ, उस ट्रुथ टेबल का आपको आइडिया हो, उसकी समझ हो, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ट्रुथ टेबल की बेस पे आप लोग भी आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि जब P इक्वल टू Q, यानी ये दोनों जो हैं, यानी P और Q दोनों जब ये ट्रू होंगे, P और Q ट्रू होंगे, तब ये ट्रू होगा। ये दोनों फॉल्स होंगे तब ये ट्रू होगा, और फर्स्ट वाला फॉल्स होगा और सेकंड वाला ट्रू होगा, तो फिर ये क्या होगा, फिर भी ये ट्रू होगा। वी कैन गेट दिस फ्रॉम द ट्रुथ टेबल फॉर, ये जो हमारा इम्प्लीकेशन के लिए ट्रुथ टेबल है उसको यूज करते हुए हम ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया।